फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में कल हमने बायोलॉजी शुरू की थी, तो आज मैं आपको बायोलॉजी की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो कल से हमने बायोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू की थी। उसमें जो मैंने पहला चैप्टर है शेल, उसको बिल्कुल 11th लेवल का करवाया था। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा एस्टेट के अंदर। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे सेल साइकिल की। ये जो सेल साइकिल टॉपिक है ना, ये एस्टेट का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। ठीक है, तो आज वीडियो में मैं आपके लिए ना यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी ना बनने के लिए, है ना, तो मैं इसको ना 2 पार्ट में कराऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में इधर 44 क्वेश्चन है जो कि सेल साइकिल के हैं। ठीक है, और उससे ऊपर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, जिसमें हमने पूरे सेल साइकिल को कवर किया है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ सेल साइकिल का। जो भी व्यूवर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर एस्टेट की सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की मैंने ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिस है वो करवा दी है। ठीक है, आज हम बायोलॉजी का कर रहे हैं। कल से हमने बायोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू की थी। तो जो भी व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी की भी प्रैक्टिस करा रखी है, केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस करा रखी है। तो अगर आप वहाँ पे एस्टेट टीजीटी बायोलॉजी प्लेलिस्ट डालोगे सक्सेस फाइबर की, तो वहाँ से निकली आएगी, आप उसको कर लेना। जो भी मैं पीडीएफ पढ़ाती हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होता है वीडियो में। तो वहाँ जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया करो। मैं देखती हूँ कि बच्चे देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, सेल साइकिल क्या होता है, इसमें बेसिकली है ना पूरा सेल का साइकिल होता है, जिसमें हम सेल का डिवीजन देखते हैं कि कोई भी एक सेल डिवाइड होती है और उसके बाद वो ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं, भाई ह्यूमन के अंदर जो सेल होती है वो सेल डिवीज़न में, मतलब जो सेल साइकिल होता है उसका वो 24 आवर में कंप्लीट होता है। जबकि अगर हम यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करने में 90 मिनट लेती है। ठीक है, सेल साइकिल को किसने प्रपोज किया था? हॉवर्ड और पेले ने सेल साइकिल को प्रपोज किया था। उसके बाद फिर आती है सेल साइकिल की स्टेज। जो सेल साइकिल होती है उसकी स्टेज होती है, ये 2 स्टेज में होती है। एक इंटरफेज होती है, दूसरी माइटोटिक होती है, जिसको एम फेज भी बोलते हैं। जो इंटरफेज होती है इसको अनडिवाइडिंग फेज बोलते हैं, मतलब इस फेज के अंदर सेल का कोई भी डिवीजन नहीं होता, है ना। इसको फिर फर्दर से डिवाइड किया जाता है G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। उसके बाद माइटोटिक या एम फेज की बात करते हैं तो इसका फिर से फर्दर 4 स्टेज में डिवीजन होता है। प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है, जिसमें प्रोफेज होती है वो सबसे लंबी फेज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटरफेज है वो क्या होते हैं। देखो, इंटरफेज क्या होती है, ये अनडिवाइडिंग फेज होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इंटरफेज के अंदर सेल डिवाइड नहीं करती। इसमें ना सेल क्या होती है, डिवाइड नहीं करती। इसमें सेल जो होती है वो ग्रो करती है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है। ठीक है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अब जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए, ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इसकी फिर फर्दर स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है इसकी जी नोड फेज। जो जी नोड फेज होती है ये रेस्ट फेज होती है, मतलब ये सेल साइकिल की क्या होती है, रेस्ट फेज होती है। उसके बाद फिर आती है G1 फेज। जो G1 फेज है इसको गैप 1 फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आरएनए और जो प्रोटीन होती है ना, उनका तो क्या होता है यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, मतलब इनका तो यहाँ पे ये तो बनते हैं, और इसमें डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती। यानी G1 फेज में सिर्फ आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, डीएनए का कोई निर्माण नहीं होता। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी एस फेज। ठीक है, जो एस फेज होती है इसमें क्या होता है, डीएनए का तो रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करके यहाँ पे क्या होता है, डबल बन जाता है। ठीक है, कैसा बन जाता है, डबल बन जाता है। और इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होंगे ना वो सेम रहेंगे, सिर्फ क्या होगा, डीएनए है वो डबल कर जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है G2 फेज। G2 फेज क्या होती है, देखो भाई, G2 फेज में क्या होता है कि जो डीएनए का सिंथेसिस हुआ सेकंड वाली फेज में, है ना, वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी हुआ, फिर डीएनए डबल भी हो गया।
अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का जो सिंथेसाइज है वो तो स्टॉप हो जाएगा, मतलब अब डीएनए का कोई निर्माण नहीं होगा इस वाली फेज में। और जो आरएनए और प्रोटीन का जो सिंथेसाइज हो रहा था G1 फेज में, वो यहाँ पर कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर क्या होता है, G2 फेज में एक G2 चेक पॉइंट होता है, ठीक है, जो एक्टिवेट करता है। ठीक है, G2 चेक पॉइंट यहाँ पर एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये एंश्योर करता है जो G2 चेक पॉइंट कि सब कुछ मतलब सेल डिवीजन जैसे हो रही है ना, सेल डिवीजन के लिए सब कुछ तैयार है या नहीं, मतलब सेल डिवाइड होने के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर है या नहीं, ये किसका काम होता है, G2 चेक पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से एम स्टेज है वो शुरू हो जाती है। एम स्टेज मतलब जो डिवाइडिंग फेज है, ठीक है, जिसको हमने माइटोटिक फेज बोला था। ठीक है, तो जो माइटोटिक फेज है उसको एम फेज भी बोला जाता है, और ये जो फेज होती है डिवाइडिंग फेज होती है। ठीक है, तो G2 फेज के बाद में माइटोटिक या एम फेज है उसका यहाँ पे शुरू हो जाती है स्टेज। ठीक है, मतलब सेल का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज हमने पढ़ी थी माइटोटिक फेज या एम फेज, जिसको हमने डिवाइडिंग फेज भी बोला था। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या बातें होती है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, अब क्रोमोसोम जो होंगे, है ना, जो क्रोमोसोम होंगे और जो साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर, अब उनका भी यहाँ पे डिवीजन शुरू हो जाता है माइटोटिक फेज में। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास दो शेल होती है, एक होती है प्लांट शेल और एक होती है एनिमल शेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट जो सेल होती है, प्लांट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों में ही होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है, मतलब जो सिंगल है, जो अभी तक डिवाइड नहीं हुई है ना, हैप्लॉइड सेल होती है जो डिवाइड नहीं होती, जो सिंगल होती है। ठीक है, और डिप्लॉइड का मतलब होता है जो डिवाइड होकर दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मतलब सेल, जैसे ये सेल है तो ये क्या हो गई, दो में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हैप्लॉइड में क्या होता है, सेल सिंगल ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल में जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, हनी बी को छोड़ के, हनी बी को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है उनके सेल में वो डिप्लॉइड सेल में होता है। जो हनी बी होती है, यानी जो मधुमक्खी होती है, उसमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो हैप्लॉइड सेल के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट जो होता है ना, इसमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो हैप्लॉइड के अंदर भी होता है और वो डिप्लॉइड सेल के दोनों के अंदर ही होता है। ठीक है, अब नोट करके आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो अमीबा होता है ना, जो अमीबा होता है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, जो ये माइटोसिस के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन है वो शो करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब दो मेन स्टेज आती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस इस स्टेज को, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उस फेज को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर दो डिवीजन की बात हुई, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइसोसिस होता है समसूत्री, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समसूत्री, मतलब इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम सेम रहेंगे, और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, मतलब इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है अर्धसूत्री, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं मियोसिस को। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो माइटोसिस होता है डिवीजन ये सोमेटिक सेल के अंदर होता है, जबकि मियोसिस जो होता है ये जर्म सेल के अंदर होता है। जर्म सेल कौन सी सेल होती है, जर्म सेल होती है जो हमारी जो जनन सेल होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है ना, उसको जर्म सेल बोला जाता है। ठीक है, और सोमेटिक सेल बोला जाता है जो काइक सेल होती है, जो वेजिटेटिव सेल होती है, उनको बोला जाता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो घट जाते हैं और कितना हो जाते हैं, वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है उनका डिवीजन सिर्फ एक बार होता है, जबकि मियोसिस के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं वो दो बार करते हैं। ठीक है,
जो मियोसिस होता है ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो ऑर्गेनिक होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है, जब हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी घाव हो जाता है, तो उस घाव की रिपेयरिंग में कौन सा डिवीजन हेल्प करता है, वो करता है माइटोसिस। कौन सा करता है, माइटोसिस। जबकि ये जो मायोसिस होता है ये हमारा जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे भाई, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो क्रोमोसोम अगर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आपको जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखेगा, मतलब कोई भी हेरिडिटी वेरिएशन नहीं दिखेगा, सब कुछ दो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर रहेगी, हूबहू। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है ना। मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि ये है, ठीक है, ये डिवाइड होकर डॉटर सेल में बना, तो इसके फीचर इससे क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, यानी इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। लेकिन इसमें क्या होंगे, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट की तरह होंगे, हूबहू, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। अब बात आती है माइटोसिस के अंदर कितने सेल फॉर्म होते हैं, इसमें 2 सेल फॉर्म होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें 4 सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोफेज जो होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज होती है ना वो बहुत लंबी चलती है और वो फिर फर्दर और भी स्टेज के अंदर डिवाइड होती है। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें ना 4 सेल बनती है, जैसे मानो ये पेरेंट है, इससे ये इसकी डॉटर सेल बनी, ये डिवाइड हो गई, ये इसकी डॉटर सेल बनी, तो इससे क्या होगा, इसकी 4 सेल फॉर्म होगी, ठीक है। और ये क्या होंगी, बिल्कुल जेनेटिक वेरिएशन इनमें होगा, बिल्कुल एक दूसरे से अलग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो था डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस में। अब आता है कैरियोकाइनेसिस। पहले ही मैंने आपको बता दिया कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होना होता है तो उस स्टेज को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये 4 स्टेज के अंदर होता है। पहली स्टेज होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, चौथी होती है टीलोफेज। अब हर फेज की यहाँ पे अलग अलग खास बात है। क्या खास बात है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज में जो क्रोमेटिन होते हैं, है ना, मतलब इस तरह से ये थ्रेड थ्रेड से होते हैं क्रोमेटिन के, तो वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल कोइल हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं, कोइल हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होंगे, मतलब जो छोटे छोटे रेसे होंगे, वो सेल के 2 अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सेल के 2 अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जितने क्रोमेटिन रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, इसमें क्रोमोसोम रहेंगे, सॉरी, इसमें क्या होगा, जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम के अंदर। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेज के अंदर जो स्पाइनल फाइबर होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो वो सेल के अपोजिट पोल्स पर होते हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें अब फाइबर्स बिल्कुल पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब कंप्लीटली क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, यानी इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे ना, वो जो फाइबर्स होंगे उसके क्या होंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होते हैं, जो क्रोमेटिक जो थ्रेड होते हैं, है ना, क्रोमेटिक जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम में। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज प्रोफेज की क्या होती है, बिल्कुल रिवर्स होती है। प्रोफेज में क्या हुआ था कि उसमें जो क्रोमोसोम थे, जो फाइबर्स थे, वो बिल्कुल एक दूसरे पे सेल के अपोजिट पोल पर आ गए थे, लेकिन अब इसमें क्या होंगे, वापस से कंबाइन हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला कि इसमें क्या होता है, ये प्रोफेज की रिवर्स होती है। और इस फेज में क्या होता है, जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारा सेल साइकिल का ओवरव्यू। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, देखो वो क्या होती है, जीन, ठीक है। जीन क्या होती है, इसकी हेरिडिटी यूनिट होती है। नीचे ना ये इनके आंसर दिए हैं, ठीक है, ये नीचे क्या है, इनके आंसर दिए हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड, ये कह रहा है कि जो सेल डिवीज़न होता है ये किस लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेल साइकिल होता है ना, ये ज़रूरी होता है क्योंकि ऑर्गेनिक की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, सेल जब तक डिवाइड नहीं होगी तो वो वाउंड भरेगा कैसे, उसकी रिपेयरिंग कैसे होगी। दूसरा, रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेज। जो सेल साइकिल होती है उसमें 2 मेजर फेज होती है। तो मैंने आपको बताया था जो सेल साइकिल होता है उसकी 2 फेज होती है, एक होती है इंटरफेज जिसको बोलते हैं हम अनडिवाइडिंग फेज, और दूसरी होती है एम फेज या माइटोटिक फेज, ये होती है डिवाइडिंग फेज। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि इंटरफेज इज, इंटरफेज है ये कौन सी फेज होती है, ये रेस्टिंग फेज होती है, ये एक्टिव फेज होती है, ये फेज होती है जहाँ पे सेल डिवीजन अकर होता है, या फेज होती है आफ्टर सेल डिवीजन। तो भाई इंटरफेज क्या होती थी, अनडिवाइडिंग फेज होती है, मतलब ये सेल की रेस्टिंग फेज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान कौन सा यहाँ पर इवेंट नहीं होता। सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन। तो भाई हमने इंटरफेज पढ़ी थी तो मैंने क्या पढ़ाया था कि उसमें ना डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, G1 फेज में। दूसरा होता है सेल ग्रोथ, सेल भी इसमें ग्रोथ करती है। इसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, तीनों चीज़ें बताई थी। इसमें क्रोमोसोम होते हैं, उनका कंडेंसेशन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल इवोन। जो एम सेल होती है जिसको हमने माइटोटिक फेज भी बोला था, जिसको हमने डिवाइडिंग फेज भी बोला था, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। भाई इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने किस में बताया था, इंटरफेज में। सेल की ग्रोथ भी किस में होती है, इंटरफेज में होती है। इसमें क्या होता है एम फेज में, इसमें न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है अब वो डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियस डिवीजन को हमने क्या बोला था, उसको बोला था हमने कैरियोकाइनोसिस, ठीक है, क्या बोला था, कैरियोकाइनोसिस। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हमने क्या बोला था, साइटोकाइनेसिस। यानी एम फेज के अंदर 2 स्टेज आती है, कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। माइटोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, जो माइटोसिस होता है ना, इसका मतलब इसमें किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल मिलते हैं, 2 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल होते हैं, या फिर 4 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं। देखो माइटोसिस मैंने कौन सा डिवीजन बताया था, माइटोसिस होता है जो सोमेटिक सेल में होता है, और इसमें क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, और इसमें क्या होते हैं 2 सेल फॉर्म होते हैं, और इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। मतलब इसमें क्या होगा, पेरेंट सेल डॉटर सेल बराबर होंगे, मतलब जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल आएगी वो बिल्कुल उसके सिमिलर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, और 2 सेल फॉर्म होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए, कि इसमें 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टोटल इसमें 44 क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।